हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय एचसीएफ और एलसीएम हैं। तो देखें, सबसे पहले हम आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़ते हुए गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित अथवा व्यक्त किया जा सकता है। समझिए इसे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से गुणनखंडित अथवा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, इसमें लिखा है क्रम को छोड़ते हुए, और एक है इसमें अद्वितीय रूप से, यूनिकली। देखिए, इसे समझें। मान लीजिए एक उदाहरण मैं ले लेता हूं इसका, जैसे 5005। 5005 एक भाज्य संख्या है, और इसको 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं 5, 7, 11 और 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए इसमें लिखा गया है गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से। यही संख्या हो सकती है, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं होंगी जिनके रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो इसलिए अद्वितीय रूप से हैं। और साथ ही इसमें लिखा है क्रम को छोड़ते हुए, अर्थात 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 का मैंने क्रम यहाँ लिया है। इस क्रम को छोड़ा जा सकता है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 13, या फिर 13 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार और भी क्रम इसके हो सकते हैं। तो हम इसे 5005, जो कि एक भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित अथवा व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब देखिएगा, अब इसके बाद आता है इसमें एचसीएफ। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे महत्तम समावर्तक कहते हैं। देखिएगा, एक संख्या में लेता हूं 12। 12 के अपवर्तक, अपवर्तक क्या होते हैं? डिवाइजर। वे संख्याएं जिनसे दी गई संख्या को
पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, अर्थात उसमें शेषफल शून्य रहता है। 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और समवह संख्या 12, ये सभी इसके अपवर्तक हैं, क्योंकि 1 से 2 से 3 इन सभी संख्याओं से आप 12 को विभाजित कर सकते हैं और ये पूरे विभाजित हो जाते हैं, शेष इसमें शून्य रहता है। इसी प्रकार अब मैं एक दूसरी संख्या लेता हूँ 18। 18 के अपवर्तक, 18 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और सम 18, ये इसके अपवर्तक हैं। इन दोनों संख्याओं के जो अपवर्तक हैं, इनमें जो उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं, उभयनिष्ठ अपवर्तक को हम समापवर्तक कहते हैं, और ये जो हैं कॉमन डिवाइजर्स हैं। ये उभयनिष्ठ अपवर्तक जो कि समावर्तक कहलाते हैं, वो इसमें होंगे 1, 2, 3 और 6, ये इसके उभयनिष्ठ अपवर्तक हैं। यहाँ इनमें जो सबसे बड़ा समापवर्तक है वो है 6, जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक ही हमारा HCF होगा। ये सबसे बड़ी संख्या जो कि 6 है, ये इसका HCF है। तो इस प्रकार दो संख्याओं का हमने HCF निकालना यहाँ सीख लिया है। और HCF जो होता है, दी गई 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं हमें दी जाती हैं, उन संख्याओं को यह पूरी तरह से विभाजित करता है और शेष इस पर शून्य रहता है। जैसे 6 से हम 12 को विभाजित करते, 6 दूनी 12, शेष शून्य, 6 × 18, शेष शून्य प्राप्त होता है। तो 6, 12 और 18 का HCF है, इसलिए 12 तथा 18 का HCF = 6। आप ध्यान से देखें, ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो इसलिए हम इसे GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। GCD इसको कहा जाता है, HCF को। अब हम आते हैं LCM पर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखिए, इसमें मैंने अभी जो संख्या नहीं थी 12 और 18, उन्हीं को पुनः ले लेते हैं। 12 के अपवर्तीय, अपवर्तीय कौन होता है? मल्टीपल। इसमें आप प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करते चले जाइए, आपको इसके अपवर्तीय प्राप्त हो जाएंगे, जिसे हम पहाड़ा भी कह सकते हैं। 12 के अपवर्तीय 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 12 निमा 108 और इसी प्रकार आगे। मैंने 9 तक इसके अपवर्तीय लिख दिए हैं। तथा 18 के अपवर्तीय, 18 का अपवर्तीय देखिए, 18 का 18, 18 दूनी 36,
18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 और इसी प्रकार आगे। देखिए ये जो अपवर्त्य हैं ये अपवर्त्य अपरिमित हैं, क्योंकि ये संख्याएं आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। जैसे ही हम इनमें 1 2 3 4 5 संख्याओं से गुणा करते हैं तो ये संख्याएं हमें निरंतर प्राप्त होती रहती हैं, इसलिए ये अपरिमित होती हैं और हम अंतिम संख्या इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं। अब इसमें उभयनिष्ठ अपवर्त्य कॉमन मल्टीपल उभयनिष्ठ अपवर्त्य को समापवर्त्य भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ मिलता है 36, 36 के बाद आता है ये 72 और 72 के बाद है यहाँ 108। इसके बाद यदि संख्याओं को और लिखा जाए तो हमें आगे भी और प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 36, 72 और 108, ये तीन हमारे पास समापवर्त्य आ गए। अब इन तीनों समापवर्त्य में जो सबसे छोटा समापवर्त्य है लघुत्तम, यहाँ लघुत्तम समापवर्त्य बराबर इन तीनों में सबसे छोटी संख्या जो है वो है 36 और यही इसका एलसीएम है। यही एलसीएम कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे छोटा है इनमें से सबसे छोटी संख्या है वही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। अतः 12 तथा 18 का एलसीएम ये होगा 36। 12 और 18 का एलसीएम हमारे पास आ गया है जो कि 36 है। आप देखिए, आपने ध्यान दिया होगा इसमें, चूँकि जो हम अपवर्त्य लिखते हैं अपवर्त्य आगे तक लिखते चले जाते हैं और इसमें कोई अंतिम अपवर्त्य हमें प्राप्त नहीं होता है, अपरिमित है ये। तो इसीलिए इसमें हम सबसे छोटा लेते हैं, क्योंकि सबसे आगे सबसे अंतिम जो होगा वो तो हमें मालूम ही नहीं है। इसलिए इन संख्याओं में 36 के बाद देखिए 72 आया, 72 के बाद 108 है, इसी प्रकार और भी आगे आएंगे। तो इसलिए हमने इसमें सबसे छोटा जो अपवर्त्य है वो लिया है। जबकि एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में जैसे 12 थे, 12 के जो गुणनखंड हमने किए थे 1 2 3 4 6 और 12 किए थे। 12 के जो गुणनखंड है वो 12 से अधिक हो ही नहीं सकते, इसलिए उसमें अधिकतम 12 के लिए सबसे बड़ी संख्या 12 ही गुणनखंड हो सकती है। तो वहाँ अधिकतम जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमने वहाँ लिया था। अब जब संख्याओं को, ये देखिए मैंने यहाँ दो संख्याएं ली थी, दो संख्याओं के लिए मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम बताया है। दो से अधिक संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है इसी प्रकार। अब जब संख्याएं घातों के रूप में लिखी हैं तब उनका एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार होगा वो और देख लीजिए। जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 एक संख्या लिखी है। दूसरी संख्या है 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ये दो संख्याएं हैं, हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए जब घात के रूप में ये संख्याएं ये पद दिए हुए हैं तब एचसीएफ होगा सबसे छोटी घात की संख्या या पद, यदि ये XYZ में लिखे हैं तो सॉरी, तथा एलसीएम होता है सबसे बड़ी घात
की संख्या अथवा पद। अब ये समझ लीजिए, इसलिए HCF, देखिए 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो इसमें जो छोटी घात का पद है वो है 2 की घात 1, ये लिखेंगे गुणा। अब 3 पर आइए, 3 की घात यहाँ 2 है और 3 की घात यहाँ 3 दी हुई है, तो इसलिए छोटी घात होगी 3 की घात 2। मैं एक पद और लिख देता हूँ 7, ये संख्या मैंने इसमें और बढ़ा दी आपको समझाने के लिए। अब आइए 5 पर, 5 की घात यहाँ 4 है, यहाँ 5 की घात 3 है, छोटी घात होगी इसमें 3, तो इसलिए हम इससे लिखेंगे 5 की घात 3। अब आप 7 पर आइए, यहाँ 7 की घात 1 है और यहाँ 7 का पद ही नहीं है, संख्या जो 7 है वो यहाँ दी हुई नहीं है, अर्थात यहाँ 7 की घात 0 है। तो 1 और 0 में छोटी घात है, हम उसे लिखते हैं जो कि 7 की घात 0 है। इस प्रकार हम यहाँ 7 नहीं लिखेंगे। तो यही इसका HCF हो गया। तथा अब आता है इसमें LCM। LCM में देखिए, LCM मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी घात की संख्या होती है उसे हम लेते हैं। 2 की घात 3, 2 की घात 1, तो इसमें बड़ी घात है 3, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। 3 की घात 2, 3 की घात 3, यहाँ 3 की घात 3 लिखा जाएगा क्योंकि ये बड़ी घात है यहाँ। पाँच की घात यहाँ 4 है, या 5 की घात 3 है, तो आप बड़ी घात को लिखेंगे 5 की घात 4। यहाँ 7 की घात 1 और यहाँ 7 है ही नहीं, अर्थात 7 की घात 0 है, तो बड़ी घात 7 की घात 1 है उसको लिखेंगे। तो ये हमारे पास LCM प्राप्त हो गया। तो हमने इन दोनों संख्याओं का, जो कि घातों के रूप में लिखी गई थी, इन संख्याओं का HCF और LCM दोनों हमने ज्ञात कर ली हैं। अब इसमें एक सूत्र और है, जब 2 संख्याएं दी गई हैं तो उन 2 दी गई संख्याओं का HCF और LCM किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसे और देख लीजिए। देखिए सूत्र है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का HCF गुणा इन दोनों संख्याओं का LCM। ये सूत्र है। इस सूत्र में कोई भी 3 पद आपको दिए गए होंगे और चौथा पद आपसे ज्ञात किया जाएगा। दोनों संख्याएं आपको दी हैं और उनका HCF दिया है, तब आपसे LCM पूछा जा सकता है, या LCM और HCF दिए जाने पर और एक संख्या दिए जाने पर आप दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने 2 संख्याएं ली थी 12 और 18। 12 और 18 ये हमारी 2 संख्याएं थी। इसमें जो HCF था, HCF हमारा आया था वहाँ जब हमने ज्ञात किया था इसमें 6, और LCM आया था 36। ध्यान दीजिए, दोनों संख्याएं हमारे पास है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और दोनों के HCF और LCM हमारे पास हैं। तो इस सूत्र में आप जब इनके मानों को रखते हैं तो पहली संख्या है 12 गुणा दूसरी संख्या है 18, HCF है इनका 6 और LCM है 36। आप गुणा करके देखिए, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 × 18, 19, 20 और 1 21, 216 आ गया। अब आप इन्हें गुणा कीजिए, 12 × 8 = 96 का 6 हासिल 9, 12 × 12 और 9 21। इस प्रकार ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर प्राप्त होती हैं, समान है ये। तो ये सूत्र पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जब आपको इनमें से 4 में से कोई भी 3 पद दिए हुए हैं। और यह जो सूत्र है ये केवल 2 संख्याओं के लिए ही है, केवल 2 संख्याओं के लिए। दो से अधिक संख्याओं के लिए सूत्र प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें हमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके कुल 5 भाग हैं।
पहला भाग हल करने पर दी गई संख्या बराबर 140। हम 140 के गुणनखंड करेंगे। अंतिम अंक इसमें सम संख्या है, अतः ये 2 से विभाजित होगा। 2 सत्ते 14 शून्य, फिर 2 से भाग कीजिए 35 बार। अब ये होगा 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इस प्रकार एक 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने पर, देखिए 140 बराबर, अभी आता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, जिसे आप 2 की घात 2, क्योंकि ये 2 बार आया है, गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं, और यही आपका उत्तर है। अब दूसरा भाग आता है इसमें 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अंतिम अंक इसमें एक सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित होगा। इसलिए 156 अब इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, यही आपका उत्तर है। अब आइए भाग 3 पर। भाग 3 में दिया है 3825, इसके गुणनखंड करने पर अंतिम अंक इसमें 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा। 5 सत्ते 35 और 3 38, 32 5 36, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5 और 2 7, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, अब ये 3 से विभाजित होगा। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब ये फिर 3 से 3 एकम 3 और 2 5, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। इस प्रकार 3825 ये बराबर होगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, जो कि 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17 के रूप में लिखा जा सकता है, और यही उत्तर है। 3 भाग इसके पूरे हो गए हैं। अब मैं आपको चौथा और 5वां भाग कराता हूँ। फोर्थ पार्ट है 5005। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अंतिम अंक 5 है, तो 5 से विभाजित होगा। 5 एकम 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। अब इसको भाग करें, 7 से भाग करते हैं। 7 एकम 7 और 3 10, 30 हो गया। 7 चौक 28, 29 30, 7 तिया 21। अब इसके बाद आइए 11 से। और आप देखिए
जो सम स्थान पर हैं, विषम स्थान पर हैं, उनके अंकों का जो योग होता है, यदि वो 11 और 11 गुणक के रूप में लिखा हुआ है तो 11 से विभाजित हो जाता है। देखिएगा 3 और 1 4, ये पहले और तीसरे स्थान पर अंक हैं, इनका योग 4 है, और जो दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है जो कि सम स्थान पर है वो भी 4 है। 4 और 4 का अंतर 0 होता है जो कि 11 का एक गुणक है। इस प्रकार ये 11 से विभाजित होगा। 11 एकम 11, 3 बचते हैं, 11 × 33, 13 से विभाजित करने पर 13 एकम 13। इस प्रकार हमें ये अभाज्य गुणनखंड इसके प्राप्त होते हैं। इसलिए 5005 बराबर आता है 5 × 7 × 11 × 13, और यही इसका उत्तर है। अब आइए इसका 5th पार्ट। दी गई संख्या बराबर 7429 और हमें इसके गुणनखंड करने हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखने पर और हल करने पर हमें पता चलता है कि इसके गुणनखंड 2, 3, 5 और 7 ये तो है नहीं। 11 से कोशिश करते हैं करके देखने की। 11 × 6 = 66 और 4 × 4 = 8 82, 11 × 7 = 77, 77 × 5 = 59। ये 11 से भी विभाजित नहीं होता है। हम इसे 17 से विभाजित करके देखते हैं। 17 दूनी 34 दूनी 68, 17 चौका 68, 6 शेष आता है, 62 हो जाएगा। 17 × 51, 9 शेष रहता है। अब ये भाग होगा 17 × 51, आप पूरा दोबारा से देख लें। 17 चौका 68, 68 के बाद यहाँ शेष रहा 6, ये 62 हो गया। और 17 × 51, यहाँ था हमारे पास कितना 62, 51, 17 × 7 = 119, पूरा विभाजित हो गया ये। अब इसके बाद ये 19 से विभाजित होगा। 19 दूनी 38, 5 × 19 = 57, 23 से विभाजित करने पर 23 एकम 23। इस प्रकार 7429 बराबर होगा 17 × 19 × 23 के। ये 3 जो संख्याएं हमारे पास हैं 17, 19, 23, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार 7429 अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में ये लिखी गई हैं, और यही अब आपका उत्तर है। इसके बाद जो आगे के प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के, वो मैं अगले भाग में आपको कराऊंगा। इस भाग में इतना ही है।